हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स सिमली एंड मेटाफर। स्टूडेंट्स, सिमली और मेटाफर ये दोनों लिटरेरी टर्म्स हैं। लिटरेरी टर्म हमने किसके लिए काम में लिया है? शब्द, ऐसे शब्द जो साहित्य में विशेष रूप से काम में आते हैं, दे आर कॉल्ड लिटरेरी टर्म्स। ऐसा नहीं है कि हम लिटरेरी टर्म्स के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम, या जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनका प्रयोग हम सिर्फ साहित्य में ही करते हैं। हम आम बोलचाल में भी लिटरेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, हम बहुत सी बार गुस्से में होते हैं तो हम कहते हैं मैंने तुझे लाख बार समझाया लेकिन तू नहीं समझा। ये शब्द क्या व्यक्त करता है? लाख बार क्या हमने उसको कहा है? नहीं, हमने सिर्फ अपनी बात पर जोर देने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, जिसे हाइपरबली कहा जाता है। ऐसे ही कई बार ऐसे उदाहरण हम देखते हैं फिल्मों में। एक जैसे किसी लड़के वाले लड़की के घर शादी के लिए जाते हैं। लड़की वाले कहते हैं हमारी बेटी तो गाय है, गाय। अब क्या वास्तविकता में वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बेटी नहीं है, वो गाय है? नहीं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत सीधी है, बहुत सरल है, बहुत भोली है। तो ये जो शब्द हैं, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती है। इसको हम बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसमें और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, आइए इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज? देखिए, लिटरल लैंग्वेज यानी शाब्दिक जो भाषा है, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ओ माई गॉड आई डाइड व्हेन आई हर्ड द कॉन्सर्ट वाज कैंसल्ड। जैसे उसने कहा कि जैसे ही मुझे पता लगा कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है तो मैं मर गया। अब ये बात क्या वो वास्तविकता में कह रहा है? अगर ऐसा है तो अब वो भूत बन के बोल रहा है कि जब मैंने सुना कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया तो मैं मर गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिगरेटिव वे में कह रहा है, यानी प्रतीकात्मक अर्थ में। वो साहित्यिक भाषा में, अलंकारिक भाषा में बोल रहा है ओ माई गॉड आई डाइड व्हेन आई हर्ड द कॉन्सर्ट वाज कैंसल्ड। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं तो लगभग मर गया, मतलब मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने सुना कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज को कैसे और पोइट्स साहित्य में, लिटरेचर में काम में लेते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज को काम में लेने के लिए इमेजिनेशन, एग्जैजरेशन, सिंबल्स, इनका प्रयोग किया जाता है। कल्पना का, अतिशयोक्ति का, प्रतीकों का, इनका प्रयोग करके और साहित्यिक भाषा, अलंकारिक भाषा बनाई जाती है। तो अब हम आइए बात करते हैं सिमली के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी हम कह सकते हैं कि सिमली जो है वो भी एक तरह का और अलंकार है जो साहित्य को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जिस और एक टर्म का, जिस एक टेक्निक का, डिवाइस का यूज करते हैं पोइट्स एंड राइटर्स, वो सिमली है। अब सिमली जो है वो क्या है? सिमली को हम हिंदी में उपमा कहते हैं और इसके द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं। Figure of speech that makes a comparison between two seemingly unlike things by using a connective word like, as, then or resembles। एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करके हम दो चीजों की तुलना करते हैं जो दिखने में अनलाइक यानी एक दूसरे से अलग अलग, भिन्न लगती हैं, और उनकी तुलना करने के लिए हम लाइक, एज और रिजेंबल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटलैंड के पोइट हुए हैं जिन्होंने इस पोएम में लिखा है, उन्होंने अपने प्रेमिका की तुलना एक गुलाब के फूल से की है। वो कहते हैं कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेमिका को एक गुलाब के फूल की तरह सुंदर बताया है और लाइक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, His skin was as cold as ice। उसकी त्वचा इतनी ठंडी थी जितनी की बर्फ। तो यहाँ पे एज का प्रयोग करके पोइट ने और या राइटर ने
सिमली यानी उपमा का प्रयोग करके और अपनी बात को कहा है। और इसके द्वारा जो ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, पोइट्री की जो ब्यूटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी के लिए लिटरेरी टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स सिमली के। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमली, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। हमारे जो सैनिक हैं वो इतने बहादुर हैं जैसे शेर। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज। उसके जो चीक्स हैं, गाल जो हैं वो गुलाब की तरह लाल हैं। ही इज एज फनी एज अ मंकी। वो एक बंदर की तरह और मजाक करने वाला मजाकिया है। द वाटर वेल वॉज एज ड्राई एज अ बॉन। कुआं इतना सूखा था जैसे कोई हड्डी। ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। वह इतना चालाक है जैसे कोई लोमड़ी। तो देखिए यहाँ पे एज का, लाइक का, एज का, इनका प्रयोग किया गया है और सिमली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब हम पोइम्स के एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें सिमली का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था रॉबर्ट बर्न्स का, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रंग इन जून। ओ माई लव इज लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल हमने वापस लिया है। लव को कंपेयर किया गया है रेड रोज से, और फिर लव को कंपेयर किया गया है मेलोडी यानी एक तरह की और सुमधुर और आवाज से। यहाँ पे स्वर लहरी से उसकी तुलना की गई है। तो मधुर गीत की तरह, एक गुलाब की तरह अपनी प्रेमिका को कवि ने बताया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिमली हम किसे कहते हैं। सिमली में हम दो चीजों की तुलना करते हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं, और लाइक और एज का प्रयोग करके हम उनकी तुलना करते हैं। कुछ विशेष बातें सिमली के बारे में। फीचर्स ऑफ सिमली, सिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी ऑब्वियस। देखिए विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, दो चीजें जिनमें हम तुलना कर रहे हैं उनमें समानता होनी चाहिए। दूसरी बात, डिसिमिलैरिटी शुड ऑल्सो बी देयर, और असमानता भी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समानता होनी चाहिए लेकिन असमानता भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण लिया है हमने, इफ वी से शी सिंग्स लाइक हर सिस्टर देयर इज नो सिमली, इट्स जस्ट कंपैरिजन। अगर हम कहते हैं कि वह लड़की अपनी बहन की तरह गाती है, तो यहाँ पे सिमली नहीं है, ये सिर्फ एक तुलना है। दो लड़कियों की, दो बहनें हैं, उनको समान बताया गया है कि उनकी आवाज एक जैसी है, तो दिस इज नॉट सिमली। इनमें समानता तो है लेकिन सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी नहीं है। तो हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों होंगे तभी हम कहेंगे कि इसमें सिमली है। जैसे शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। अब नाइटिंगेल क्या है? एक पक्षी है। तो एक लड़की की आवाज की तुलना एक पक्षी की आवाज की तुलना से की गई है, तो यहां पे सिमली है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि समानता होनी चाहिए और साथ ही साथ असमानता भी होनी जरूरी है। ये हमने बात की सिमली के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं और ये भी सिमली की तरह ही प्रयोग में लिया जाता है। टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट हैव समथिंग इन कॉमन। जो दो चीजें अलग अलग होती हैं लेकिन उनमें कुछ समानता होती है। और सिमिलैरिटी का प्रयोग राइटर्स करते हैं अपनी बात को टू मेक ए पॉइंट, यानी अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखते हैं अपन। हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। उसके आंसू उसके गालों पर और नदी की तरह बह रहे थे, यानी बहुत ज्यादा कोई रो रही थी कोई लड़की, उसके लिए पोइट ने और रूपक अलंकार काम में लिया है। जैसे आंसुओं की नदी बह रही हो, ऐसे उसके आंसू बह रहे थे। तो आंसुओं की नदी, अब हम जानते हैं कि नदी तो चेहरे पर नहीं बह सकती है, इतना पानी नहीं हो सकता है कि उसको हम नदी कहें, लेकिन प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए, ये बताने के लिए कि वो बहुत बुरी तरह से रो रही है, शी वॉज क्राइंग बिटरली, पोइट ने कहा है कि उसके आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे आंसुओं की नदी बह रही हो। अब हम मेटाफर से रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको जान लेते हैं। टेनर और व्हीकल, देखिए ये क्या होते हैं। I.A. Richards introduced the term tenor for the subject and vehicle for the metaphorical term.
मेटाफर में दो चीजें होती हैं, एक होता है टेनर और एक होता है व्हीकल। यानी जो सब्जेक्ट होता है मेटाफर का उसे टेनर कहते हैं, और मेटाफोरिकल टर्म यानी जिससे तुलना की गई है उसको व्हीकल कहते हैं। जिसकी तुलना की गई है वो टेनर है, जिससे तुलना की गई है वो व्हीकल है। अब उसी उदाहरण को हम ले लेते हैं, ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज। जैसे ये उदाहरण है, यहाँ पे मेटाफर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइक और एज शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। माय फ्रेंड्स रिमेंबर दिस पॉइंट, लाइक और एज आएगा तो वहां पे सिमिली होगी, लाइक और एज नहीं आएगा तो वो मेटाफर हो जाएगा। यानी सिमिली में हम कहते हैं कि वो चीज किसी के जैसी है, और मेटाफर में हम कहते हैं वो चीज वो ही है। यानी उसमें हम ऐसा नहीं कहते कि वो उसके जैसी है, बल्कि वही है। तो माई लव इज अ रेड रेड रोज, यहाँ पे जो लव है वो टेनर है, यानी लव की तुलना की जा रही है, और रोज से तुलना की जा रही है, तो वो क्या हो गया? व्हीकल। और इसे इंट्रोड्यूस किया था किसने? I.A. रिचर्ड्स ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिमिली और मेटाफर के डिफरेंस की। जो सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर है? द फ्रेज माई ब्रदर, पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं मेटाफर का। माई ब्रदर इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, इज अ मेटाफर। अब ये उदाहरण क्या कह रहा है? माई ब्रदर इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, मेरा भाई हमारे परिवार की काली भेड़ है। क्या अर्थ है इस बात का? क्या वाकई यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसका भाई एक भेड़ है या वो काला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्लैक शीप का मतलब क्या है? ब्लैक शीप इज एन अनयूजुअल एनिमल विच टिपिकली स्टेज अवे फ्रॉम द हर्ड। जैसे जो भेड़ों का और झुंड होता है, उसमें एक काली भेड़ जो है वो अक्सर उनसे अलग रहती है। भेड़ों का झुंड होता है, उसमें काली भेड़ थोड़ी अलग रहती है। तो जो परिवार से थोड़ा अलग रहता है, उस अर्थ में यहाँ पे उसने अपने भाई के लिए कहा है कि मेरा भाई एक ब्लैक शीप है हमारे परिवार का, यानी वो बाकी सबसे अलग है। तो यहाँ पे ब्लैक शीप नहीं कहा गया उसको, बल्कि मेटाफर के रूप में कहा गया है कि वो बाकी सबसे हमारे परिवार में ब्लैक शीप की तरह है, यानी वो उनसे अलग है। और लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कहा है माई ब्रदर इज लाइक ब्लैक शीप, तो लाइक होता तो ये सिमिली हो जाती, लेकिन यहाँ पे लाइक नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है। अब देखिए हम बात करते हैं सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर है। ध्यान से इसको आपको समझना है। मेटाफर डेवलप्स अ कंपैरिजन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिमिली इन दैट वी डू नॉट यूज लाइक और एज। पहली बात, हम इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते हैं। इट एक्चुअली मेक्स एन इम्प्लिसिट और हिडन कंपैरिजन। इसमें जो कंपैरिजन होता है वो हिडन होता है, यानी छिपा हुआ होता है। इसमें हम साफ साफ ऐसे नहीं कहते हैं कि ये दोनों चीजें हैं, ये एक जैसी हैं, बल्कि दूसरी चीज को वही बता दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे हमने ये नहीं कहा कि मेरा भाई काली भेड़ की तरह है, हमने कहा मेरा भाई काली भेड़ है, माई ब्रदर इज ए ब्लैक शिप। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि ब्लैक शिप का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसलिए हिडन हो गया। चलिए, एक और अंतर है इनमें। हम सारी चीजों की बात करते हैं। लाइक और एज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मेटाफर में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं इज, आर और एम, यानी वही है ऐसा बताने के लिए इज, आर और एम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मेटाफर के अलग अलग प्रकारों की। हालांकि मेटाफर के बहुत सारे काइंड्स हैं, जो अलग काइंड्स हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मेटाफर के डिफरेंट टाइप्स की हम बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मिक्स्ड मेटाफर। जो एक ओरिजिनल मेटाफर है वो आपको समझ में आ गया। अब हम मिक्स्ड मेटाफर की बात करते हैं। मिक्स्ड मेटाफर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और जानबूझकर ये उदाहरण मैंने लिया है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। मिक्स्ड का मतलब आपको समझ में आता है, मिक्स का मतलब मिला हुआ, यानी जहाँ पे दो और जो चीज़ें हैं तुलना की जा रही है, दो चीज़ों को ले लिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है तुलना करने में, वहाँ पे रूपक अलंकार जो है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफर। तो ये एक हैमलेट का एग्जाम्पल है शेक्सपियर के ड्रामा का, जिसमें हैमलेट कहते हैं टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग एंड देम। यानी हैमलेट जो है वो बहुत ही तनाव में है और उसे लगता है कि वो बड़ी मुश्किल में है। वो कहता है टू टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल्स, यानी
मुश्किलों के समुद्र के खिलाफ मुझे हथियार उठाने हैं और उनका सामना करके उनका अंत करना है। तो मुश्किलों का समुद्र ये एक मेटाफर हो गया। टेक आर्म्स हथियार उठाना ये एक मेटाफर हो गया। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये एक तरह से हो गया मिक्स्ड मेटाफर। अब एक उदाहरण और हम देखते हैं। मैनेजमेंट एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच इन एन अटेम्प्ट टू ब्रेक सम ऑफ द आइस बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कर्स। दो मेटाफर का प्रयोग साथ में कर लिया गया है, उसी को मिक्स्ड मेटाफर कहा गया है। अब इसमें हमें देखना है कि कहां पे दो मेटाफर आए हैं। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है रिकंसाइलेशन यानी समझौता करना, और ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना यानी एक तरह से बातचीत की शुरुआत करना। तो मैनेजमेंट ने कंपनी और वर्कर्स के बीच में बातचीत शुरू करने के लिए एक समझौता किया। तो यहाँ पे दो और मेटाफोरिकल टर्म्स आई हैं, ओलिव ब्रांच और ब्रेक द आइस। इन दोनों को एक साथ काम में लिया गया है तो ये हो गया मिक्स्ड मेटाफर। तो क्लियर, दो मेटाफर एक साथ, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटाफर। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं इम्प्लाइड मेटाफर। इन दिस केस द मेटाफर इज नॉट ए डायरेक्ट कंपैरेटिव बट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है छिपा हुआ होना, यानी साफ पता नहीं लगता है, हमें उसे थोड़ा ढूंढना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द फ्लावर्स डांस्ड इन द विंड। फूल हवा में नृत्य कर रहे थे। फूल हवा में नृत्य कर रहे थे। यहां पे देखिए फ्लावर्स को और कंपेयर किया गया है डांसर्स के साथ। तो हमें यहाँ पे ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि फ्लावर्स डांस्ड इन द विंड। यहाँ पे फ्लावर्स डांस, यहाँ से एक इमेज भी अपने दिमाग में आती है कि फूल जो हैं वो हवा में लहरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो नाच रहे हैं, यानी वो डांसर्स की तरह हैं, दे आर डांसिंग लाइक द डांसर्स। तो ये हो गया इम्प्लाइड मेटाफर, यानी इसमें स्पष्ट नहीं क्या कहा गया है द फ्लावर्स आर डांसर्स, ऐसे नहीं कहा है द फ्लावर्स आर डांसर्स, बल्कि क्या क्या कहा है द फ्लावर्स डांस्ड इन द विंड। तो थोड़ा सा अर्थ इसमें छिपा हुआ है, हमें पता लगाना पड़ रहा है कि फ्लावर्स को क्या कहा गया है डांसर्स। तो ये क्या हो गया इम्प्लाइड यानी छिपा हुआ हिडन मेटाफर। एक और प्रकार है इंपॉर्टेंट मेटाफर का, डेड मेटाफर। डेड से हमें पता लगता है डेड का मतलब मरा हुआ। डेड मेटाफर हैज बीन यूज्ड एंड ओवरयूज्ड दैट इट हैज लॉस्ट इट्स पावर टू सरप्राइज। एक कोई तुलना जो इतनी बार कर ली गई है कि उसका और प्रभाव खत्म हो गया है, इसको कहते हैं क्लिशे। क्लिशे इंग्लिश में एक वर्ड है, आप याद रखिएगा, क्लिशे। क्लिशे का मतलब समथिंग दैट इज यूज्ड एंड ओवर यूज्ड, जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया गया है और वो प्रभाव उसका खत्म हो गया है अब। जैसे ऐसे उदाहरण है, ही हिट द नेल ऑन द हेड, यानी उसने बिल्कुल तीर निशाने पर लगाया। ये एक इडियम है। शी वॉज कूल एज अ कुकुम्बर, वो इतनी शांत है जैसे कुकुम्बर की तरह। जंप आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, आसमान से गिरना, खजूर पे अटकना। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जो बहुत बार प्रयोग में लिए जा चुके हैं और उनका अब इतना प्रभाव नहीं रहा है, यानी जो अब हमें लगने लग गए हैं कि ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी बहुत लोग इसका यूज कर चुके हैं, अब ये बहुत ही कॉमन हो गए हैं, उनको हम डेड मेटाफर कहते हैं। तो जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉमन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेड मेटाफर। एक और तरह का मेटाफर है जिसकी हम बात करते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। एक्सटेंडेड मेटाफर है ये, सॉरी इट्स राइट, सही है। यहाँ पे एक पोइम है, आपने ये पोइम जरूर पढ़ी होगी, ये सीनियर क्लास में, फर्स्ट ईयर में और काफ़ी क्लासेस में ये लगती है, बहुत पॉपुलर पोइम है, द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया है 7 स्टेजेस में, उसको डिवाइड किया है और उसको अलग अलग स्टेजेस के साथ उसकी तुलना की है। तो यहाँ पे ये जो मेटाफर है ये एक तरह से एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो इन्फेंट की है। इस तरह से उन्होंने 7 स्टेजेस बताई हैं। तो उसमें मेटाफर, पूरी पोइम में मेटाफर चलता रहता है। तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो पूरी पोइम में, लंबी पूरी पोइम है, उसमें पूरी में मेटाफर चलता रहता है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। यानी एक लाइन में नहीं, कई लाइनों में जो मेटाफर चलता रहता है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं लिटरेचर से मेटाफर के।
शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। जॉन डन की ये पोइम है जिसमें वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि वो पूरे दुनिया के जितने भी राज्य हैं उनसे उसकी तुलना करते हैं, और उनके जो राजा हैं वो कहते हैं उनका राजकुमार मैं हूँ, और मेरी प्रेमिका सारे राज्य जो हैं वो मेरी प्रेमिका है, या मेरी प्रेमिका सारे राज्यों की तरह है और मैं उन सब का एक राजा हूँ। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। शेक्सपियर ने कहा है अपने जो पैटर्न है उनके लिए कि तुम्हारी जो इटर्नल समर है, यानी उसके सौंदर्य की तुलना उन्होंने समर से की है, ग्रीष्म ऋतु से। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर स्टे। यहाँ पे उन्होंने अपने पैटर्न की तुलना एक समर डे से की है कि क्या मैं अपने जो पैटर्न है उनको कहते हैं क्या मैं तुम्हारे सौंदर्य की तुलना समर्स डे से कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना वीडियो जिसमें हमने बात की सिमिली और मेटाफर की। आई हैव ट्राइड टू touch almost all the relevant points in this video lecture, and I hope that you liked the video. If you liked the video, then hit the like button and subscribe to my YouTube channel and share the video with your friends.